जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। 1926 तक इटली बदल चुका था, विपक्ष लगभग समाप्त हो चुका था, प्रेस पर नियंत्रण बढ़ चुका था, लेकिन मुसोलिनी जानता था कि केवल कानून बनाकर सत्ता लंबे समय तक नहीं टिकती। यदि लोगों के दिमाग पर नियंत्रण ना हो तो कानून भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए अब फांसीवाद ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, प्रचार यानी कि प्रोपेगेंडा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ब्लैक शर्ट्स कौन थे। ब्लैक शर्ट्स का आधिकारिक नाम था मिलिशिया वॉलंटेरिया पर ला सिक्योरिज़ा नेज़ियोनेल, अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वैच्छिक मिलिशिया। कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह नाम मिलता है। 1923 में इसे राज्य द्वारा मान्यता मिली और यह फांसीवाद शासन की अर्धसैनिक शक्ति बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी सराहना की। तो मुसोलिनी की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वैच्छिक मिलिशिया की पहचान थी उनकी काली कमीज और काली टोपी, सैन्य अनुशासन, सामूहिक मार्च, रोमन सलामी और फांसीवादी प्रतीक। ठीक उसी तरह संघ की शाखाएं भी खाकी पैंट, सफ़ेद शर्ट और काली टोपी में परेड, अनुशासन और सलामी होती है। 2016 में संघ ने खाकी निकर की जगह भूरी फुल पैंट को अपनाया है। इतिहासकारों के बीच आरएसएस की उत्पत्ति और यूरोपीय फांसीवाद संगठनों के बीच वैचारिक या संगठनात्मक समानताओं पर बहस होती रहती है। तो मुसोलिनी की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वैच्छिक मिलिशिया का काम क्या था? सरकारी दस्तावेजों में इनका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना बताया जाता था। लेकिन इतिहासकार डेनिस मैकस्मिथ, क्रिस्टोफर डगन और एमिलियो जेंटाइल बताते हैं कि व्यवहार में ब्लैक शर्ट्स का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने और दबाने के लिए भी किया गया, जैसे आज के समय 2 रुपये के ट्रोल और मीडिया करती है। उनकी कार्रवाइयों में शामिल थे समाजवादी कार्यालयों पर हमले, ट्रेड यूनियनों को तोड़ना, विपक्षी सभाओं को बाधित करना, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की पिटाई और स्थानीय स्तर पर भय का वातावरण बनाना। हर सदस्य हिंसा में शामिल था ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन संगठन के कुछ दस्तों ने राजनीतिक हिंसा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन को गैर वर्दीधारी लोगों ने हिंसा करके भड़काया था। सोशल मीडिया में कई वीडियो इसकी गारंटी दे रहे हैं। लगता है इतिहास हूबहू दोहराया जा रहा है। इसीलिए ही मैंने इसकी जानकारी आपको देना चाहा ताकि और क्या हो सकता है इसकी तैयारी की जा सके। क्या हिंसा को राष्ट्रभक्ति बताया गया था मुसोलिनी के समय? हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। फांसीवादी विचारधारा में हिंसा को अपने आप में आदर्श नहीं कहा गया, लेकिन मुसोलिनी और कई फांसीवादी विचारकों ने हिंसा को राष्ट्र के पुनर्जन्म और राजनीतिक संघर्ष को वैध साधन माना था। मुसोलिनी ने एक बार लिखा कि युद्ध मनुष्य के लिए वही है जो मातृत्व स्त्री के लिए। यह कथन दिखाता है कि फांसीवादी सोच में संघर्ष और युद्ध को सकारात्मक नैतिक अर्थ दिया जाता था। इतिहासकार रोगर ग्रिफिन इसे राष्ट्रीय पुनर्जन्म की अवधारणा से जोड़ते हैं, यानी यह विश्वास कि राष्ट्र को फिर से महान बनाने के लिए कठोर संघर्ष आवश्यक है। मतलब राष्ट्र के नाम हिंसा राष्ट्र के लिए कठोर संघर्ष था। और हमारे यहाँ तो इटली में प्रचार तंत्र की शुरुआत होती है। मुसोलिनी समझ चुका था कि जो जनता की कल्पना पर नियंत्रण करेगा वही सत्ता पर नियंत्रण करेगा। इसीलिए फांसीवादी शासन के प्रचार के अनेक माध्यमों का उपयोग किया। पहला तो अखबार, आलोचनात्मक संपादकों को हटाया गया, सरकार के अनुकूल समाचारों को बढ़ावा दिया गया, कई स्वतंत्र समाचार पत्र बंद हुए या उन पर कड़ा नियंत्रण लगा। आज देश में शायद ही कोई बड़ा स्वतंत्र मीडिया हाउस बचा हो। गनीमत है सोशल मीडिया ने कुछ कमी पूरी तो की है, नहीं तो गोदी मीडिया की खबर और व्हाट्सएप अंकल बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। दूसरा था रेडियो। 1920 और 30 के दशक में रेडियो तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा था। मुसोलिनी के भाषण पूरे देश में सुनाए जाने लगे। सरकार ने रेडियो को राष्ट्रीय एकता और फांसीवादी संदेश फैलाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया। अपना तो मन की बात है, और क्या सबूत चाहिए। तीसरा था सिनेमा। 1924 में स्थापित इंस्टीट्यूटो ल्यूसे सरकारी समाचार फिल्में बनाता था। सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले दर्शकों को दिखाया जाता था कि मुसोलिनी किसानों के बीच हैं।
मुसोलिनी सैनिकों के साथ हैं, मुसोलिनी बच्चों से मिलते हुए, मुसोलिनी कारखानों का निरीक्षण करते हुए। इसका उद्देश्य था नेता को हर जगह उपस्थित और सक्रिय दिखाना। हमारे बीच में महामानव की महिमा मंडली चली रही है, कुछ उसी तरह केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स क्या है, वही सत्ता के नैरेटिव को सत्यापित करते हुए प्रोपोगेंडा फिल्में बनी। लेकिन मोदी सरकार के विरुद्ध फिल्मी कहानी जैसे सतलज फिल्म को बैन ही कर दिया गया। तो फांसीवाद में व्यक्ति पूजा, जिसे वो लोग कहते थे कल्ट ऑफ एल ड्यूसे, ये शुरू हुआ। अब फांसीवाद केवल एक राजनीतिक दल नहीं रहा, अब उसका केंद्र था एक व्यक्ति, मुसोलिनी। उसे कहा जाता था एल ड्यूसे अर्थात सर्वमान्य नेता। उसकी पूजा होती थी। अपने यहाँ भी नॉन बायोलॉजिकल मानव हैं, चौकीदार हैं, कुछ मंदिर भी बने, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। तो मुसोलिनी की छवि कैसे बनाई गई? पूरे इटली में विशाल पोस्टर, मूर्तियाँ, दीवार चित्र, सरकारी कार्यालयों में तस्वीरें, विद्यालयों में चित्र, ये सब लगाए जाने लगे। कुछ अपने यहाँ भी वैसे ही आज हो रहा है, पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल, लगभग सब जगह। उधर इटली में सरकारी प्रचार में मुसोलिनी को ही सिर्फ दिखाया जाता था, कोई दूसरे नेता को नहीं। देश में भी आप देखिए, फ़ोटो में कोई अगर फ्रेम में आ रहा हो तो उसे हटाया जाता है। तो इटली में कहाँ कहाँ दिखाया जाता था मुसोलिनी को? किसानों के साथ, सैनिक, मजदूर, खिलाड़ी, विद्वान, पायलट, घुड़सवार, सबके साथ। संदेश स्पष्ट था, नेता हर क्षेत्र में असाधारण है। अपने वाले भी प्रधानमंत्री के रूप में दिन में 2-4 ड्रेस बदल ही लेते हैं। आप इन फ्रेम में उनके सैकड़ों रूप देख सकते हैं। शुद्ध बहुरूपिया। इतिहासकार रुथ बेन घियाटी लिखती है कि अधिनायकवादी शासन अक्सर नेता की एक ऐसी सार्वजनिक छवि बनाते हैं जिसमें वह लगभग त्रुटिहीन दिखाई दे। रैलियां खूब होती थी, लेकिन रैलियां क्यों होती थी? फांसीवादी रैलियां केवल राजनीतिक भाषण नहीं थी, वो एक सार्वजनिक प्रदर्शन थी। उनमें एक जैसी वर्दी, झंडे, प्रतीक, संगीत, नारे, अनुशासन मार्च का उपयोग होता था। इतिहासकार एमिलियो जेंटाइल इसे राजनीति का पवित्रीकरण कहते हैं, जहां राजनीति केवल नीति नहीं रहती बल्कि लगभग धार्मिक अनुष्ठान जैसी प्रतीकात्मक शक्ति ग्रहण कर लेती है। राम को मंदिर लाने की बात हो या हनुमान को अपने स्वागत में नचाना, हम सब ने देखा ही। तो क्या इटली में उस समय प्रेस पूरी तरह स्वतंत्र थी? नहीं, लेकिन यहाँ भी सटीक भाषा आवश्यक है। इटली में कुछ समाचार पत्र चल रहे थे, लेकिन वे कठोर सेंसरशिप और सरकारी नियंत्रण के अधीन थे। आलोचनात्मक पत्रकारिता के लिए स्थान लगातार सीमित होता गया। कई पत्रकारों को नौकरी से हटाया गया, कुछ गिरफ्तार हुए और कुछ देश छोड़कर चले गए। उसी तरह की स्थिति से गुजरकर अपने देश में इस समय गोदी मीडिया है। तो क्या इटली में डर भी शासन का हिस्सा था मुसोलिनी के समय? इतिहासकार रॉबर्ट पैक्सन लिखते हैं कि फांसीवादी शासन केवल कानून से नहीं चलता, वह डर, सामाजिक दबाव और प्रचार तीनों का उपयोग करता है। जब लोगों को यह लगने लगे कि विरोध करने का सामाजिक या कानूनी परिणाम होंगे, तो कई लोग बिना किसी औपचारिक आदेश के भी चुप रहना चुनते हैं। देश में भी वही हालात हैं। आज डर के साए में लोग अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं। फांसीवाद केवल पुलिस और सेना का नाम नहीं था, वह संगठन, प्रचार, प्रतीकों, व्यक्ति पूजा, राजनीतिक हिंसा और सार्वजनिक प्रदर्शन का संयुक्त प्रयोग था। इसी मिश्रण ने मुसोलिनी की सत्ता को मजबूत किया। लेकिन मुसोलिनी जानता था कि यदि भविष्य पर नियंत्रण चाहिए तो बच्चों के दिमाग पर नियंत्रण करना होगा। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता था। क्या शिक्षकों को फांसीवादी पार्टी का सदस्य बनना पड़ता था? ओपेरा नाज़ियोनेल बालिला क्या था? क्या बच्चों को केवल आज्ञा पालन सिखाया जाता था? क्या विश्वविद्यालय भी वैचारिक नियंत्रण के दायरे में आ गए थे? तो इन सब की जानकारी अगले वीडियो में है। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।